नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए एपिसोड में सवाल जवाब के 17वां एपिसोड है। 16 एपिसोड ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। आई बटन पे इस प्लेलिस्ट का पूरा आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं क्योंकि आपके मन में जो दुविधा होगी हो सकता है उसमें से कई सवाल ऑलरेडी कवर किए जा चुके हों। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जो आपने नहीं पूछे हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप लिंक है वहाँ पे प्रेस करके डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप भी अपने सवाल कर सकते हैं। आज का पहला सवाल जो हम ले रहे हैं ये है निखिल अमृतकर जी ने पूछा है, हेलो सर, हाउ मेनी ईयर्स कैन वी एक्सपेक्ट द लाइफ ऑफ एन अपार्टमेंट कंस्ट्रक्टेड विद माइवेन एलुफॉर्म टेक्नोलॉजी। देखिए, पहले चीज जो आपने सवाल पूछा है इसका जवाब देने से पहले मैं पहले फटाफट आप लोगों को बता दूं कि आखिर एलुफॉर्म, माइवेन या फिर आरसीसी स्ट्रक्चर क्या है। ये आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी। माइवेन यानी कि कंपनी का नाम है जिसने ये काम चालू किया। एलुफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें सीट यूज की जाती है, जिसमें कि सांचा बनाने के लिए जो तैयार किया जाता है वो एल्यूमिनियम से बनता है। यही वजह है कि उसका एक इनिशियल लेके एलुफॉर्म मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। एल्यूमिनियम की पूरी सीट बनाई जाती है स्ट्रक्चर तैयार करके, और एक साथ इसमें एक तरीके जैसे कास्टिंग होती है किसी लोहे के सामान की, उसी तरीके से स्टील लगे होते हैं उस स्ट्रक्चर में और ऊपर से कंक्रीट सीमेंट पॉर कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। 7 से 15 दिन के अंदर ये पूरा फिक्स हो जाता है और फिर नेक्स्ट स्लैब का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। पूरा का पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी ऐसे कंस्ट्रक्शन का बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर एलुफॉर्म, माइवेन या फिर आरसीसी जो भी आप कहें उससे बना है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो कन्वेंशनल वे ऑफ वर्किंग में बना है, जैसे कि कॉलम बिम डाल के और बीच का जो बाइफर्केटिंग वॉल है उसे ब्रिक वर्क से यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके जो लोड हैं वो कॉलम्स पे डिवाइड किए जाते हैं और बीच के जो वॉल हैं उन पर कोई लोड नहीं होता, उसे कभी भी हटाया जा सकता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से, या फिर बिल्डर ने जिस हिसाब से सैंक्शनिंग ली है उस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। दोनों के बीच में अगर हम समझें प्रोज कॉन्स को, तो कहीं ना कहीं जो आपका कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है उसमें आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने रूम साइज़ को बढ़ा सकते हैं, यानी कि डाइनिंग के स्पेस को कवर कर सकते हैं उसमें, या फिर लिविंग का एरिया कवर कर सकते हैं, या किचन के कोई बाइफर्केटिंग वॉल वो भी हटा सकते हैं। पर ऐसा कुछ आप माइवेन में नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ड्यूरेबिलिटी भी माइवेन टेक्नोलॉजी से जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, एलुफॉर्म से जो भी चल रहे हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अगर ईयर्स की बात करिए तो 100+ ईयर्स की इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से और कौन सा बिल्डर, कौन सा कंस्ट्रक्शन फर्म उसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इस पे चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि जो चीज़ें यूज की जा रही, मटेरियल यूज किया जा रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा डर होता है कंस्ट्रक्शन में वो होता है लीकेज और सीपेज का। क्योंकि लीकेज से एक जो आपको ऊपर से देखने में ख़राब लग रहा है वो तो है ही, पेंट आप दोबारा करा सकते हैं उस लीकेज को फिक्स करके, लेकिन जो वो लीकेज हुआ है वो कहीं ना कहीं स्लैब से होके आया है, कॉलम्स पे है, या फिर वो वॉल, यानी कि अगर वो माइवेन है तो उसमें चारों तरफ स्टील यूज हुआ है। अगर उसके अंदर पानी जा रहा है तो वो स्टील को जो है वहाँ पे वो धीरे धीरे इरोड हो सकता है और उसकी लाइफ कम हो सकती है। तो अगर बिल्डर अच्छा है और वहाँ लीकेज सीपेज का प्रॉपर ध्यान दिया गया है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी चलती ही जाती है। और ये जो आपको टाइम फ्रेम बताया जाता है, जैसे कोई आप कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं 50+ ईयर का उसका भी एक लाइफ स्पैन होता है, लेकिन अगर आप देखें जो लकड़ियों के भी मकान बने हुए हैं वो 200-200 साल से चल रहे हैं। तो इंडिया में या कहीं भी आप देखें जो एक उसका लाइफ स्पैन होता है उससे कहीं ज़्यादा उस मकान को यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप एज़ पर जो इनका नॉर्म्स है, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, अगर उसको कंसीडर किया जाए तो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन 50 से 70 साल आराम से चलते हैं अगर लीकेज सीपेज प्रॉपर फिक्स किया गया है और वो नहीं है। और वहीं अगर आपका वो एलुफॉर्म है, माइवेन है, तो वो 100+ ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन लिखित रूप में रहता है। अगला सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है भूषण पाटिल जी का। इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ भामा स्किड वाटर प्लांट फॉर ईस्ट खराड़ी।
देखें जो ये भामा आस्के डैम है, यहाँ से पानी पुल करके ईस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे को सप्लाई किए जाने का पूरा ये परियोजना है, पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से कि लगातार हमने सवाल जवाब के सेगमेंट में भी और कुछ एक वीडियोज़ में हमने दिखाया हुआ है कि कितना इसका वर्क प्रोग्रेस हुआ है। अब अगर देखें तो नवंबर की जो खबर थी, दिसंबर तक इसका वाटर टेस्टिंग होना था, यानी कि जो पाइपलाइंस हैं उसमें कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं, ये सब टेस्टिंग होना था। और अच्छी बात यह है कि अभी तक जो करंट कल तक की जो न्यूज़ है, 60% ऑफ द जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका वाटर टेस्टिंग हो चुका है। अब नेक्स्ट फेज है कि जहाँ जहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं उनका क्लोरीन का भी टेस्ट होगा कि जो पानी सप्लाई की जा रही है उसमें कितना क्लोरीन है, यानी कि जो नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं उसका ये भी एक नया एक नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी कि जो लीकेज है वो फिक्स करने के बाद फिर जो फिल्टर किया हुआ पानी है क्या वो उसमें जो प्रॉपर मिनरल्स हैं खासकर क्लोरीन वगैरह उसकी मात्रा सही है या नहीं, ये टेस्ट किया जाएगा। तो आप ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में यानी 2 से 3 महीने में ये सप्लाई चालू कर दिया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपके घर तक, आपके प्रोजेक्ट तक जो पानी आना है, अगर वहाँ पाइपलाइन का काम हुआ है तो उसी पाइपलाइन के थ्रू पानी आएगा। अगर वो पाइपलाइन का काम नहीं हुआ है तो उसमें समय लग सकता है, क्योंकि ये पीएमसी का एक तरीके से प्रोजेक्ट है। पीएमसी और पीसीएमसी का जो पूरा सेक्शन है जहाँ से पानी पुल होके आ रहा है, लगभग 80% जो पूरा इसका एरिया जुरिडिक्शन आता है वो कॉरपोरेशन लिमिट के अंडर में आता है। तो पहले आपका जो विमान नगर है, खराड़ी है, लोहगांव जो कि 2017 में कॉरपोरेशन में आया, यहाँ सब पानी की आपूर्ति की जाएगी। जैसे भी न्यूली एडेड विलेज जो ईस्ट में है वाघोली, यहाँ पे भी आने वाले समय में इस परियोजना का लाभ वहाँ पे रहने वाले लोगों को मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं मोटे तौर पे वाटर टेस्टिंग का काम चालू हो चुका है और जल्द से जल्द आपके प्रोजेक्ट तक ये पानी पहुँच सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल है अंकित सिंह जयपुर। तो अंकित सिंह जी ने पूछा है, सर फ्लैट खरीदने में फ्लैट के साथ जमीन भी कस्टमर के राइट्स रहते हैं क्या? बिल्कुल, जमीन पे भी आपका राइट रहता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो तो उसकी एक लाइफ है। जैसे हमने पहले सवाल में ही बताया कि कहीं ना कहीं एक समय के बाद उसमें रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट आएगा, तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है जब सोसाइटी फॉर्म होती है, यानी कि पूरा जो एरिया है उसके लमसम जो प्रोपोर्शनेट एरिया आपके हिस्से में आ रहा है उसका शेयर आपको मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट, और उस शेयर के आप हिस्सेदार होते हैं। तो जब कभी भी ये रीडेवलपमेंट में आएगा और अगर आप उस सोसाइटी में रहते हैं, आप एग्जिट नहीं करते हैं, तो आप उस प्रोपोर्शनेट जो एरिया है, जो उतना हिस्सा है, उसके मालिक होंगे। और आने वाले समय में जब एफएसआई इंक्रीज होगी, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है वहाँ पे डेवलपमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट एफएसआई अपडेट करती है। तो मान लीजिए जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे एफएसआई अभी सैंक्शन 2% का है, 2 का है रेशियो, यानी 1000 पे 2000 का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो आने वाले समय पे वहाँ पे अगर 4 की एफएसआई है तो 20 माले का टावर 40 माले तक का हो जाएगा। तो आपके हिस्से में एक से ज़्यादा फ्लैट आ सकते हैं या फिर कुछ बड़ा फ्लैट आ सकता है। तो इसके लिए आप एकदम बेझिझक आप ये चीज़ समझ लें कि आपकी हिस्सेदारी रहती है, लेकिन वो एक तरीके से हाइपोथेटिकल रहता है, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि कौन से हिस्से में आपका वो लैंड का पोर्शन आ रहा है। वो प्रोपोर्शनेटली जिसका जितना बड़ा फ्लैट है उसी हिसाब से वो डिवाइडेड रहता है सब में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है और इनके चैनल का नाम है आरटी, तो इनका नाम नहीं मिल पाया है। इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट रेट 28 लाख एंड बिल्डर कॉस्ट 25 लाख, ऐसा क्यों होता है? देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सभी लोगों को जिनके मन में भी सर्कल रेट, रेडी रेकनर रेट और मार्केट रेट का जो डिफरेंस है, सर्कल रेट और रेडी रेकनर रेट एक ही बात हुई, जिसे गवर्नमेंट रेट भी कहते हैं किसी भी लोकेशन का, और जो मार्केट प्राइस है, दोनों में होड़ मची रहती है। होड़ मची रहती है यानी कि आपको बहुत से ऐसे लोकेशन मिलेंगे जहाँ पे रेडी रेकनर सर्कल रेट ज़्यादा होता है और मार्केट रेट कम होता है। उसका कारण ये है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है किसी उस पर्टिकुलर लोकेशन में,
तो वो एक एवरेज प्राइस निकाली जाती है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में किस प्राइस में फ्लैट बिक रहे हैं, किस प्राइस में कॉमर्शियल बिक रहे हैं, किस प्राइस में लैंड बिक रहे हैं। तो इन तीनों का अलग अलग रेडी रेकनर रेट बनाया जाता है और समय समय पे हर साल इसमें अपडेट भी किया जाता है, यानी कि वो रेडी रेकनर रेट में अगर मार्केट अपवर्ड है तो उसको बढ़ाया जाता है। पर इत्तेफाक से पिछले 2-2.5 सालों में रेडी रेकनर में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। अभी 4 महीने पहले अगस्त सितंबर में रेडी रेकनर में चेंजेज किए गए हैं, उसका भी हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ था। तो अब आप ये मान के चलिए कि जब धीरे धीरे वो एक्सकलेट इसलिए किया जाता है जिससे मार्केट प्राइस और रेडी रेकनर में ज़्यादा गैप ना रहे। ये ज़्यादा गैप क्यों ना रहे? क्योंकि जो कैश का कंपोनेंट चलता था वो मार्केट प्राइस माइनस रेडी रेकनर, तो जो गैप रहता था उस गैप को लोग एज ए कैश यूज कर सकते थे। क्योंकि रेडी रेकनर के रेट पे अगर प्रॉपर्टी बिक रही है तो स्टैम्प ड्यूटी तो आपका रेडी रेकनर पे ही जाना है। उसके नीचे आप अगर प्रॉपर्टी कोई बेच भी रहा है तो भी आपका स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर पे जाएगा। अब जो आपका सवाल है कि आखिर 28 लाख का रेडी रेकनर आ रहा है जबकि प्रॉपर्टी कॉस्ट एग्रीमेंट कॉस्ट 25 लाख क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ साल पहले वहाँ पे जो एग्रीमेंट हुए होंगे उसका एवरेज प्राइस अपवर्ड रहा होगा, इस वजह से वो इंक्रीज कर दिया गया। लेकिन आज की जो प्राइस है वो वहाँ पे प्रॉपर्टी उस रेट में नहीं बिक रहे हैं जितना 2-3 साल पहले बिके रहे होंगे। यही कारण है कि उस सर्कल में जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ रेडी रेकनर का रेट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला जो एक तरीके से सर्वे होगा वहाँ पे ये हो सकता है कि रेडी रेकनर रेट को घटा भी दिया जाए उस लोकेशन में, क्योंकि वो एवरेज प्राइस दिखेगी कि यहाँ मार्केट अब उस रेट पे प्रॉपर्टीज़ नहीं बिक रही हैं। पर ऐसे एग्रीमेंट मैक्सिमम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्डर ब्लफ कर रहा हो, ऊपर का पैसा कैश ले रहा हो या फिर किसी दूसरे अकाउंट में ले रहा हो, इस वजह से ऐसे डिफरेंस आ रहे हों। उस केस में रेडी रेकनर रेट रिवाइज नहीं होगा। अगर 60-70% जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उस एरिया के अगर रेडी रेकनर रेट से नीचे के रेट पे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेडी रेकनर रेट उस एरिया में घटा दिया जाएगा, क्योंकि रेडी रेकनर रेट एरिया वाइज होता है, ना कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर कॉरपोरेशन लिमिट वाइज। तो शायद आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। रोहित यादव जी ने पूछा है, सर केसनंद गांव पीएमसी के अंदर आ गया है क्या? देखें, केसनंद गांव वाघोली से बिल्कुल अलग गांव है, तो केसनंद जो है वो कॉरपोरेशन लिमिट में नहीं आया है। अगर आप बात करें केसनंद रोड की, जो नगर रोड से आपका केसनंद फाटा है, जब आप उस रास्ते पे जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हिलसायर प्रोजेक्ट आता है। एक केसनंद रोड पे काफ़ी पुरानी सोसाइटी है, कोनार्क एक्जॉटिका, लेफ्ट साइड में आती है जब आप नगर रोड से केसनंद गांव की तरफ बढ़ते हैं केसनंद रोड से। वही सोसाइटी से लग के ही गार्डियन हिलसायर प्रोजेक्ट था, जिसमें कि अगला फेज़ जो आगे के फेज़ हैं वो सब अब गोयल गंगा उसमें एंटर कर चुका है, तो अब उसका नाम गंगा हिलसायर हो चुका है। वहाँ तक उसके पीछे आप देखेंगे तो हिल सेक्शन है, वही आपकी बाउंड्री लाइन है। वो जो बाउंड्री लाइन है वहाँ तक वाघोली गांव है, तो वो पूरा सेक्शन आपका कॉरपोरेशन लिमिट में आ चुका है। लेकिन प्रॉपर जो हद है केसनंद का, यानी कि केसनंद कॉरपोरेशन में नहीं आया है। आने वाले समय में जैसे जैसे वहाँ का डेवलपमेंट होगा, जिस तरीके से लोगों को लगेगा कि हाँ अब वहाँ का भी डेवलपमेंट ज़रूरी है, कॉरपोरेशन में आना चाहिए, तो वो भी आने वाले समय में आएगा। पर हाँ, अगर वाघोली भी कॉरपोरेशन लिमिट में आ गया और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सब कुछ हो जाए, रोड वाइड हो जाए, गार्बेज कलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाए, वाटर की आपूर्ति करा दी जाए, तो बहुत हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो केसनंद की ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके पास का अगर एरिया डेवलप हो जाता है तो केसनंद को डेवलप होने में समय नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं 6ठे सवाल की तरफ। इन्होंने भी जो पूछा है, इनके जिस चैनल से इन्होंने कमेंट किया है उसका नाम है स्पार्की वीडियोस, और इनका सवाल है, इन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज नाउअडेज फ्रेंच और फुल लेंथ ग्लास विंडो इज बीइंग प्रोवाइडेड इन हाई राइज अपार्टमेंट विदाउट एनी सेफ्टी ग्रिल्स, आर दीज सेफ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन? देखें, पहली चीज़, जो भी ग्लास यूज किए जाते हैं फ्रेंच विंडो में, उसमें ज़्यादातर ये एक तरीके से आपका टफ एंड ग्लास होता है,
यानी कि जो नॉर्मल ग्लास है उसे भट्ठी में पकाया जाता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल वो अगर आप उस पर अपने हाथ से भी उस पर मारें तो वो क्रैक नहीं होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं फुल लेंथ विंडो की, तो विंडो को भले वो फुल लेंथ दे रहे हो ग्लास का, लेकिन जो स्लाइडर होता है वो 2.5 से 3 फीट के हाइट पे वो स्लाइड होता है, ना कि पूरा का पूरा विंडो नीचे तक स्लाइड होता हो। अगर वो नीचे तक स्लाइड हो रहा है तो समस्या है कि वो अगर विंडो खुला है तो दिक्कत है, पर ऐसा कहीं होता नहीं है। ऐसा इतना बड़ा मिस्टेक नहीं हो सकता कि विंडो पूरा का पूरा नीचे से, यानी कि जो आपका सीलिंग टू आपका फर्श तक का जो एरिया वो पूरा स्लाइड होता हो विंडो, ऐसा तो कहीं मैंने नहीं देखा है। अगर ऐसा होता है तो वो रिस्की है। तो जाहिर सी बात है 2.5 से 3 फीट की हाइट दी जाती है और उसके बाद का जो विंडो का सेक्शन वो स्लाइड होता है, तो वो सफिशियंट हाइट है। हाँ, अगर बच्चे बड़े हैं और आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो आप बाहर से ग्रिल करा सकते हैं। कुछ बिल्डर ग्रिल करके दे देते हैं, कुछ बिल्डर अलाउ ही नहीं करते हैं कि आप बाहर से ग्रिल करें। अगर करना भी है तो आपको अंदर से करना पड़ेगा। तो जैसे भी है, अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसकी सेफ्टी प्रॉपर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कांच के टूटने की बात कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ सेफ्टी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है नहीं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर आपको, जैसा मैंने कहा, आपके हिसाब से लगता है कि नहीं यहाँ पे ग्रिल होना चाहिए, तो कुछ बिल्डर प्रोवाइड करते हैं। कुछ जगह आपको एड ऑन्स के तरीके से वहाँ पे और थोड़ा खर्चा करके उसे करना पड़ेगा। कुछ बिल्डर इसलिए भी नहीं करते हैं ग्लास के सामने क्योंकि उनका एलिवेशन ख़राब हो सकता है, लुक ख़राब हो सकता है बिल्डिंग एलिवेशन का, इसलिए भी नहीं देते हैं। और कुछ बिल्डर ग्रिल करके दे देते हैं बाहर से कुछ हाइट तक, यानी कि 2.5 से 3 फीट तक। तो आप जो भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पे देख लें और करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट का और भी कुछ बारीकियों को आपको समझना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे उसे रिव्यू कर लें। अगला सवाल यानी कि 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमार राठौर जी ने पूछा है, इनका सवाल है, हेलो सर, आई एम फेसिंग एन इशू रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY सब्सिडी। HDFC बैंक is demanding PMRDA project approval letter to avail subsidy. What is the scenario? Have you ever known about it? Please let us know why in my case bank demanding letters. इन्होंने बताया है प्रोजेक्ट जो है वो VTP पेगासिस के लिए ऐसा हुआ है। देखें राजकुमार राठौर जी, पहली चीज़, अगर कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है, रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। पर जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है पेगासिस वहाँ के पूरे सेक्शन का नाम, पूरे टाउनशिप का नाम दिया गया है, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं VTP के द्वारा। बाद में वहाँ पे गोदरेज भी आया है, गोदरेज रिवर ग्रीन उन्होंने नाम दिया है, और मैक्सिमम जो पार्ट है वो गोदरेज के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ बैंक ने, क्योंकि जब भी इसका एक APF आता है, अप्रूवल फॉर फिनांस, ये जो APF है हर बैंक हर प्रोजेक्ट का पहले पूरा स्क्रूटनाइज करते हैं हर एक डॉक्यूमेंट को, उसके बाद उसका एक यूनिक नंबर जनरेट करते हैं। यानी कि अगर आप उस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और कोई भी XYZ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसने ऑलरेडी पेपर वेरीफाई किया हुआ है, तो वो दोबारा उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ वो यूनिफाइड नंबर उनको लगता है जो यूनिक है, उसी नंबर से आपका लोन डायरेक्टली प्रोसेस हो जाता है। पर मान लीजिए उस स्क्रूटनाइजेशन के दौरान उनको कुछ ऐसी दिक्कतें लगी हैं कि जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हैं, वहाँ पे फिनांस देने के बाद या फिनांस करने के बाद उनको कुछ ऐसा लगा है कि नहीं ये चीज़ कुछ तो गड़बड़ है, तो कई बार वो रीवेरीफाई करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो ये ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर बैंक जिससे आप लोन ले रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं है उस डॉक्यूमेंट से स्क्रूटनाइज करने के बाद, तो वो ज़रूर आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्डर से वो डॉक्यूमेंट लेके सबमिट कर सकते हैं, हो सकता है ये चीज़ क्लियर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर HDFC नहीं सेटिस्फाई है तो जो बैंक सेटिस्फाई है डॉक्यूमेंट से, उस बैंक से आप लोन करा सकते हैं। अगर आप इतना आगे नहीं बढ़े हैं तो उस केस में वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपके फॉर्म वगैरह फिल करने PMAY के लिए, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल है भाग्येश काले जी का। इन्होंने पूछा है, फॉर ए 24
floor building. Builder is asking for 96% fund on 15th floor slab in payment schedule. Can they do that? Is it wise to go with that project for buying a flat? Please suggest. आपका सवाल ये है कि 24 माले की बिल्डिंग है, 15वें माले पे ही आपसे लगभग 96% का डिमांड कर लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली चीज़, रेरा जो है कुछ स्टेप्स पे ये चीज़ डिफाइन करती है कि आप अगर इस स्टेज तक पहुंचते हैं तो आप इतना डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आप ये सुन के थोड़ा सा हैरान भी हो सकते हैं कि प्लिंथ का वर्क, फर्स्ट स्लैब के पहले जो आपका पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, प्लिंथ जो बनाया जाता है, वहाँ तक बन जाने के बाद कोई भी बिल्डर 40% तक डिमांड कर सकता है एज पर रेरा। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले स्लैब पे वो अपने हिसाब से 5 से 10%, 7% हर एक स्लैब पे फिक्स कर सकता है। तो ये कोई इलीगल नहीं है अगर वो 96% आपसे ले रहे हैं। लेकिन हाँ, ये आपके लिए नुकसान जरूर है, क्योंकि प्रोजेक्ट के पोजीशन के 1-1.5 साल पहले ही आपके पॉकेट से मोर देन 90% जो डिसबर्समेंट है वो निकल जा रहा है, चाहे वो लोन हो या फिर आपके पॉकेट से हो। तो अगर आपका आप लोन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम फंड आपका डिसबर्स हो चुका है, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा जाएगा, उससे आपका फ्लैट का कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आपका खुद का ओन कंट्रीब्यूशन है, उस केस में भी जो आप इंटरेस्ट बाकी तरीके से उसको रख के ले सकते थे, उसका बेनिफिट भी अब आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप बिल्डर से बात कर सकते हैं कि आपको वो थोड़ा पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दे दें। उनसे आप एक बार कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं आप जो है जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आप जिसे कह रहे हैं उसको इस तरीके से डिवाइड करिए कि जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है उतना परसेंटेज पैसा लिया जाए। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्लिंथ का वर्क 40% वर्क नहीं है पूरे स्ट्रक्चर का, पर कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम फंड है वो प्लिंथ के टाइम तक ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उस पोर्शन को पूरी खुदाई करना, वहाँ पे फाउंडेशन बनाना, फिर उसका प्लिंथ तैयार करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से भी ऐसा एक बफर तैयार किया गया है कि मैक्सिमम पेमेंट बिल्डर शुरू में ले सकता है, डिमांड कर सकता है। पर बहुत से बिल्डर आज की डेट में हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। 40-30-30 का भी लोग दे रहे हैं कि आप पहले साल 40% दीजिए, दूसरे साल 30% दीजिए और पोजीशन के टाइम पे 30% दीजिए। इसी में जो है कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 35-30 भी किया जा रहा है, 40-35 और जो बचा हुआ सेक्शन है आपका 25, ऐसा भी। तो ये आप डिफाइन करा सकते हैं बिल्डर से, और अगर वो तैयार होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उस पर कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन रही होंगी स्लैब वाइज, जो शायद आपने ध्यान ना दिया हो। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया और आपने ध्यान दिया है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप वहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। आप दूसरी प्रॉपर्टी देख सकते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। कुछ और दुविधा है तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9वां सवाल ले लेते हैं। अभी हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कि मेल पे ये सवाल आया हुआ है। विशाल जी ने पूछा है कि बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जो एक आप कह सकते हैं जिसे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, लीगल फ़ी, लॉयर फ़ी, इसके नाम पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लेते हैं, उसकी रिसिप्ट भी नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? और इस पे आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। इस पे मैं नेक्स्ट स्टेप तक जाना चाहता हूँ, ऐसा विशाल जी का कहना है। तो विशाल जी, इसको मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको कि ये एक तरीके से लॉयर फ़ी है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट करने के लिए जाते हैं तो कुछ तो स्कैनिंग फ्रैंकिंग में पैसा जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 1,000 से 2,000 रुपये जाते हैं। कुछ वकील के हिस्से में जाता है 4 से 5,000 रुपये, जो वकील आपके लिए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। अब बात ये आती है, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि आखिर बिल्डर खुद का वकील क्यों नहीं रखता है एग्रीमेंट कराने के लिए। तो वहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बिल्डर एक वकील रख ले और उसका कनेक्शन हर एक रजिस्ट्रार ऑफिस में अच्छा हो, या वो उतना समय निकाल पाए कि हर लोकेशन में जाए और जहाँ जहाँ उस बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर पाए। तो ज़्यादातर केसेस में ये थर्ड पार्टी लॉयर हायर करते हैं जो आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये लॉयर फ़ी हो गई, स्कैनिंग फ्रैंकिंग चार्ज हो गया। और बहुत बार ऐसा भी होता है जो आप पैसा दे रहे हैं इसका मैक्सिमम हिस्सा इस तरीके से यूज किया जाता है कि जो तय सीमा आपको दी गई है, जो डेट दिया गया है, जो टाइम की सीमा दी गई है, उसी सीमा में आपका एग्रीमेंट हो जाए, आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। तो
तो अब होता क्या है, रिलेशन बना हुआ है, वहाँ पे कुछ पैसे भी खिलाने पड़ते हैं। ये एक सच्ची बात है, जो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जिसका रिसिट ना बिल्डर दे सकता है ना आपको लॉयर दे सकता है। पर ज़्यादातर हिस्सा अगर आप देखें जो 10,000 15,000 है, उसमें लॉयर फी, स्कैनिंग और फ्रैंकिंग का चार्ज जुड़ा होता है, और कुछ एक हिस्सा जो मैंने आपको बताया वहाँ पे भी यूज किया जा सकता है, जिससे कि आप जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन एग्रीमेंट हो जाए। अब होता क्या है, लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी, कोई 70 लाख की, कोई 80 लाख की, तो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो 10,000 रुपये ले रहे हैं, 5,000 6,000 का तो खर्चा ही हो रहा है, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। और यही कारण है कि ये चीज़ दब जाती है। अगर जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, अगर इसमें से मैक्सिमम लोग सोचेंगे तो हो सकता है कि इस पर कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं उनमें से भी कई लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है ना, कि अगर हमारी चीज़ें टाइम पे हो रही हैं और 2-4 हज़ार रुपये लग रहा है तो क्या बुरा है। तो ये हर किसी का अपना मानना हो सकता है। इसमें मेरा ये मानना है कि अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन ज़रूर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन करने वालों की संख्या अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको ओके लग रहा है तो जिस तरीके से चल रहा है वैसा आप चलने दे सकते हैं। तो साथियों, ये रहा आज का सवाल जवाब का 17वां एपिसोड। आशा करते हैं आप सभी को सवाल जवाब का ये एपिसोड पसंद आ रहा होगा, और जितने भी नए नए एपिसोड, नए नए रिव्यू, नए नए लोकेशन रिव्यू आप लोगों के सामने हम लोग ला रहे हैं, वो भी आप लोग पसंद कर रहे होंगे। आप हमें इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहिए। हमने एक सेगमेंट लॉन्च किया है शॉर्ट वीडियो का, जो कि यूट्यूब में एक शॉर्ट का सेक्शन आया है, उसमें भी कई जानकारियां हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लगातार आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें कम समय में मिल जाए, क्योंकि आपके समय की भी काफ़ी वैल्यू है। फिर भी आपके मन में जो दुविधा है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे मिल के भी चर्चा करना चाहते हैं, कभी भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप के लिंक पे जाके आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।